डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे से मैं राजेश तिवारी। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं आपकी डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के माध्यम से, जो ग्रामीण परिवेश से पढ़ाई लिखाई करके और एक ग्रामीण अंचल से उठते हुए एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल करने वाले एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो 3 दशक से न्यायिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका एक अच्छे ढंग से और पूरी न्यायिक भूमिका निभाते हुए और आज वर्तमान में वो उपभोक्ता फोरम चेयरमैन के पद पर नियुक्त हैं और अपनी न्यायिक प्रक्रिया की जो उनकी कार्य प्रणाली थी उससे वो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। और ऐसी शख्सियत से हम आपकी आज कुछ बात करते हैं और जानते हैं इस विषय में कि न्यायिक प्रक्रिया के पद पर रहते हुए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसी उलझनें आती हैं और किस तरह से ग्रामीण परिवेश से उठते हुए ये अपने इस मंजिल के मुकाम तक पहुंचे हैं। इन सारी बातों को लेकर हम आपके समक्ष मौजूद हैं और आइए मुलाकात कराते हैं आपकी ग्राम सभा केदारपुर के रहने वाले शिवमणि शुक्ल जी से। शुक्ला जी, सबसे पहले तो डीएनआई टुडे चैनल पे आपका ढेर सारा स्वागत और आपको पूरी टीम की ओर से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप ग्रामीण परिवेश से आप उठे हैं, ग्रामीण अंचल से आप उठे हैं और ग्रामीण से आप उठ करके पढ़ाई लिखाई किए हैं और एक अच्छे मुकाम तक आप पहुंचे हैं। जो मंजिल आप पाना चाहते थे उस मंजिल को हासिल करके भी दिखाए हैं आप। तो इस संबंध में आने वाली जो पीढ़ी है इनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है, ग्रामीण परिवेश में कोई कठिनाई नहीं है रहने में। ग्रामीण वातावरण में पनपे हुए पले हुए बच्चे इंसान बहुत लंबा सफ़र अपनी ज़िंदगी में तय किए हैं, बहुत बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया है। आप थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में जाएंगे, अपने सामाजिक सरोकार को देखेंगे, सामाजिक वातावरण को देखेंगे तो देख पाएंगे कि बहुत से प्रतिभावान लोग ग्रामीण परिवेश से निकले हैं और ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। न्यायिक प्रक्रिया के पद पे होते हुए आपराधिक गतिविधियां जो इस समय चरम पर चल रही हैं, इसमें सुधार लाने के लिए आप किस तरह की बातें करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। आपराधिक न्याय प्रणाली जो हमारे देश की है यह वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है जिसके बारे में हमारी सरकारें प्रयास कर रही हैं और निश्चित रूप से सुधार आएगा। आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य रूप से प्रोसीजर चलता है। प्रोसीजर इसे बोलते हैं प्रक्रिया। कोई अपराध होता है तो अपराध के बाद मुलजिम को अरेस्ट करने, उसको चार्जशीट करने, फिर ट्रायल होने, फिर ट्रायल के बाद मुकदमा डिसाइड होने तक की प्रक्रिया चलती है। इसमें से मुख्य रूप से जो मैंने रियलाइज किया है अपने सेवा काल के दौरान वो ये है कि डिफेंस को तो पूरी ताकत मिल जाती है। एडवोकेट अपना जो अक्यूज के एविडेंस होते हैं उसी को डिफेंस बोला जाता है। तो डिफेंस साइड से तो वकील जो क्लाइंट है अपने तरीके का एडवोकेट नियुक्त कर लेता है अपने चॉइस का, लेकिन जो सरकारी पक्ष का जो पैरवी करने के लिए जो लोग होते हैं इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। जैसे प्रशिक्षण, सरकारी जो वकील हैं, चाहे वो एपीओ हों, चाहे डीजीसी हों, एडीजीसी हों, सबको उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि वो सरकार के पक्ष में अच्छे ढंग से पैरवी कर सकें। कानून तो ठीक है, फिर ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसमें बदलाव आएगा, सुधार बनेगा। और पुलिस के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और प्रोसिक्यूशन ये दोनों विंग अलग होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की विंग अलग हो पुलिस की और प्रोसिक्यूशन विंग अलग हो। जो पुलिस अधिकारी प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उससे लॉ एंड ऑर्डर से मतलब न हो। वो इन्वेस्टिगेशन करे, अच्छे से कोर्ट में चार्जशीट करने के बाद मुकदमे में पैरवी करे, गवाहों को ले आवे, ताकि यह संदेश जाए कि
कोई अभियुक्त जिसने वाकई अपराध किया है वो निश्चित रूप से सजा पाएगा। यह प्रयास होना चाहिए। जो मुकदमे चलते हैं, जहाँ पे कोर्ट का मामला होता है, वहाँ पे फर्जी गवाह और फर्जी जमानतदारों को बहुत ज़्यादा आजकल चलन हो गया है इस तरह का। तो इन दोनों पर किस तरह से शिकंजा कसा जा सकता है, क्या मानते हैं? ठीक कहा आपने। ऐसा बाहर संदेश जरूर है कि फर्जी मुकदमे और फर्जी गवाह, फर्जी जमानतदार आते हैं। ये गवाह फर्जी नहीं होता है। गवाह किसी परिस्थिति बस, क्रिमिनल केस की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्रिमिनल केस में गवाह किसी परिस्थिति बस हॉस्टाइल हो जाता है। हॉस्टाइल का मतलब जो उसने केस किया था उसके खिलाफ जाके अब कोर्ट में बयान दे रहा है, तो उसको फर्जी गवाह नहीं कहा सकता। केस की परिस्थितियाँ होती, बहुत से छोटे छोटे केस हैं जिसमें हम लोग चाहते हैं कि पार्टी कंप्रोमाइज़ कर ले, मुकदमेबाजी से कुछ नहीं मिलना है। मामूली से छोटी मोटी बातों पर अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उसमें अगर सुलह हो जाती है तो आगे चल के वो दोनों पक्षों में प्रेम बनने का संभावना रहती है। अगर मुकदमेबाजी चलती रहेगी, किसी को कन्विक्शन हो गया, किसी का एक्विटल हो गया, तो उससे उन दोनों में और तनाव, दोनों पार्टी में और तनाव बढ़ता है। तो छोटे छोटे मुकदमों में तो अदालतें खुद कोशिश करती हैं कि सुलह से पार्टी का मुकदमा, पक्षकार मुकदमा निर्णित कर लें और सबकी सहमति से निर्णित भी हो जाता है। जो गंभीर केस हैं उसमें तो सुलह संभव ही नहीं है, उसमें सुलह नहीं होती है। उसमें ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद जो मेरिट पर, एविडेंस के आधार पर केस में या तो दोष मुक्त होता है मुलजिम या दोष सिद्ध होता है। फर्जी जमानतदार भी तो, फर्जी जमानतदार के एक दो केस हम सुनने में आए हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक छोटी छोटी बुराइयां तो हर फील्ड में है, हर डिपार्टमेंट में छोटी मोटी कमियां हैं, कोई काम गलत हो जाता है कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जमानतदार फर्जी ज़्यादा मात्रा में है। इक्का दुक्का रेयर। और अगर कोई फर्जी जमानतदार पकड़ लिया गया है तो अदालतों द्वारा बहुत कड़ी कार्रवाई की गई है, उसने दोबारा फर्जी जमानत लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। पुलिस की भूमिका कितनी प्रभावशाली मानी जाती है और पुलिस के चार्जशीट पर फैसला लेना या उसे आपके तरफ से कोई कदम उठाना कितना कठिन समझते हैं? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आप। आपराधिक मामला जहाँ है वहाँ पुलिस का कार्य शुरू हो जाता है। अपराध को रोकने के लिए पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस या पूरे देश की पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट पुलिस है। कोई अपराधी यह सोच करके अपराध से बरी नहीं हो सकता कि वह बहुत राजनीतिक प्रभाव का व्यक्ति है। पुलिस बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से कुछ सुधार की जरूरत है। 1861 का पुलिस एक्ट बना हुआ है, पुलिस रेगुलेशन बना हुआ है, उसमें सुधार के लिए सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। बहुत उम्मीद है कि जल्दी ही पुलिस एक्ट में सुधार होगा। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूं कि आपने चार्जशीट की बात किया है। जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाती है उसके पूर्व का जो भी प्रक्रिया होती है वो विवेचना कही जाती है। उसको विवेचना अच्छे ढंग से होने के लिए तमाम डिजिटल सुधार किया गया है, एविडेंस में सुधार, एविडेंस एक्ट में सुधार किया गया है, सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट किया गया है। तो यह सब चीज़ें समय के अनुसार जैसी परिस्थितियां बनती हैं, जैसी ज़रूरत पड़ती है, कानून में सुधार होता है और उस सुधार के माध्यम से पुलिस को और ताकतवर बनाया जाता है कि कोई अपराधी अपराध करके बच न सके। और आज की तारीख, आज का जो माहौल है देश में, या यह कह सकते हैं कि जब से ये एविडेंस एक्ट, प्रोसीजर, सीआरपीसी में कुछ सुधार ऐसे हुए हैं जिसको हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, महसूस भी किया है। उसके आधार पर हमने मुकदमे भी निर्णित किए हैं। इन सब चीज़ों से वाकई अपराधियों के लिए बहुत भारी है अपराध करके बच पाना। हाँ, कि तमाम ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं कि जो राजनीतिक अपना ये न्यायिक पद छोड़कर बीच में छोड़ देते हैं या मतलब सेवानिवृत्त हो जाने के बाद, सेवानिवृत्त होना या बीच में छोड़कर भी लोग आजकल एक परंपरा सी चल पड़ी है जो कि राजनीतिक अखाड़े में कूदना उचित समझते हैं। इस रास्ते को आप कहाँ तक उचित है? क्या गलत है इसमें? अगर आप सेवा काल पूर्ण करके आप राजनीति में जा रहे हो या सेवा छोड़ करके राजनीति में जा रहे हो तो इसमें गलत क्या है? हर आदमी सोचता है, हर आदमी करता है।
सबके लिए लोकतंत्र है, ये संविधान इसकी अनुमति देता है कि आप जो है जिस कार्य को कर रहे हैं सेवा काल में है तो सेवा शर्तों से बंधे हैं, सेवा शर्तों से आप मुक्त हो गए, आप स्वच्छंद हैं, अच्छे कार्य करिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और सब गरिमापूर्ण तरीके से, चाहे वो सर्विस छोड़ करके जुडिशरी की सर्विस या किसी भी अदर शासन की सर्विस, पुलिस सर्विस, तमाम सर्विसेज होती हैं, छोड़ करके लोग राजनीति में भी गए हैं, वो अन्य सामाजिक क्षेत्र में भी गए हैं। तो क्या आप इस बात को आप मानते हैं कि राजनीतिक परावेश में उतर जाने के बाद जो न्यायिक पद पे बैठकर जो न्याय करते थे वो राजनीति में भी कर पाएंगे? अरे भाई, क्यों नहीं कर पाएंगे? राजनीति सेवा का स्थान है, सेवा की जगह है। आप जहाँ भी रहें, सेवा भाव मन में है तो आप राजनीति में रहिए, राजनीति करिए। सर्विस में है, सर्विस करिए। सर्विस तो सेवा है, राजनीति तो सेवा है, तो सेवा करिए। कौन रोक रहा है आपको? आप समाज में रह रहे हैं, आप समाज की सेवा करिए, कौन रोक रहा है? आप किस पद से रिटायर हुए हैं इसका क्या महत्व है? आपकी सेवा का महत्व है। किस पद पे आप बैठे थे इसका कोई महत्व नहीं है, आपकी सेवा का महत्व होता है। आप जो चाहो सो करो, रिटायरमेंट के बाद करो, सेवा सर्विस छोड़ के करो, बहुत से लोग करते हैं, इसमें क्या बुरा है? जैसा कि न्यायमूर्तियों और यहाँ तक कि अब तो राजनीतिक पदों की लालच में CJI तक पर भी नज़र उठने लगी हैं, उंगलियां उठने लगी हैं। देखिए, इसे आप कहाँ तक उचित मानते हैं? मैं बताऊं आपको, आप न्यायपालिका के सबसे निचले स्तर के अधिकारी से बात कर रहे हैं। मेरे ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट है, मेरे ऊपर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। आपका प्रश्न CJI के संबंध में था या सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस द्वारा रिटायरमेंट के बाद कोई राजनीतिक पद ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इतना मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी न्यायाधीश, चाहे वो लोअर जुडिशियरी का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, उस पर कभी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं पड़ता है। वो अपने विवेक से कार्य करता है, अपने विवेक से निर्णय देता है। रिटायरमेंट के बाद हर आदमी स्वतंत्र होता है, जिस फील्ड में जाए, जिस क्षेत्र में जाना चाहे आप जा सकता है। आज हमारे बहुत से न्यायाधीश, चाहे वो लोअर जुडिशरी के रहे, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट के रहे हों, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रहे हों, रिटायरमेंट के बाद बहुत से पद ग्रहण किए हैं। जैसे प्रेस ट्रस्ट, PTI के, लॉ कमीशन के, राज्यसभा के पद, सदस्य के पद, गवर्नर के पद, सब लोग हासिल किए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई उनके अंदर किसी अपने सेवा काल के दौरान किसी ने किसी का कुछ फेवर करके कुछ पाया हो। ये टोटल गलत होगा, पूर्णतया गलत होगा ऐसा कहना। न्यायिक पद पे जहाँ पे आप विराज थे और आज तमाम लोग न्याय के मूर्ति बने हैं, बन के बैठे भी हैं और न्याय प्रक्रिया में अपनी योगदान भी दे रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में राजनीतिक हस्तक्षेप जो होता है, इसे आप कैसा महसूस करते हैं? यह टोटल पूर्णतया गलत है कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप होता है या हो सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकते हैं और कोई न्याय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता, न्यायाधीश को प्रभावित नहीं कर सकता है। न्यायाधीश अपने कानून से चलता है, अपने प्रोसीजर से चलता है। यह लोगों में अगर ऐसी धारणा है कि न्यायिक प्रक्रिया या न्यायाधीश को अपने कार्य को करने में किसी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है, तो यह पूर्णतया गलत है। हम लोगों ने अपनी सेवा काल में बहुत से राजनेताओं के खिलाफ भी मुकदमा सुना है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। सब न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की बात करना ये मेरी राय में उचित नहीं है। न्याय प्रक्रिया जो होती है, इसे श्रेष्ठ और सर्वोच्च बनाए रखने में कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को आप महसूस करते हैं जो बाधा पैदा करती हैं? आपका यह प्रश्न कुछ गंभीर और विचारणीय प्रतीत हो रहा है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में कोई ऐसी बाधा कभी महसूस नहीं हुई। निरंतर हमारी सरकार सुधार कर रही है। कुछ प्रोसीजरल समस्याएं हैं,
अगर वो प्रोसीजर आसान कर दिया जाए तो पब्लिक को न्याय थोड़ा और इजीली मिल सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ फैसिलिटी बढ़ा दिया जाए, जैसे बहुत सी अदालतों में अभी प्रॉपर कोर्ट रूम वगैरह भी नहीं है, बनाने का प्रयास कर चल रहा है, बहुत ज़्यादा बजट मिल रहा है, बहुत अदालतें अच्छी बन रही हैं। और लेकिन सिर्फ सुविधाओं से के आधार पर कह देना कि न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही है, ये नहीं मानता। न्यायाधीश जो बैठता है वो उस कानून के अनुसार चलना पड़ता है, चाहे वो किसी सुविधा में रहे चाहे किसी सुविधा में रहे। किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है और हमारी न्याय प्रक्रिया बहुत अच्छी चल रही है। आप लोगों को देखने को भी मिल रहा होगा कि किस तरह से जो है अदालतों द्वारा इसमें समय समय पर महत्वपूर्ण जजमेंट हो रहे हैं, जो आम पब्लिक के लिए एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो किसी प्रकार की जटिलता और बाधा की बात नहीं है। सुधार तो हर चीज़ में हमेशा चलता ही रहता है और चलना भी चाहिए। बहुत पहले हम लोग सर्विस ज्वाइन किए थे तो जुडिशल ऑफिसर की संख्या बहुत कम थी, केसेस की संख्या कम थी, एडवोकेट्स की संख्या कम थी। लेकिन जैसे जैसे मुकदमे में पेंडेंसी बढ़ रही है, मुकदमे बढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से जुडिशल ऑफिसर बढ़ रहे हैं और एडवोकेट्स भी बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, बिल्डिंग बन रही है, कैंपस बन रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि जितने दिन आप कार्य प्रणाली में थे, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे ऐसे मामले होंगे जो बहुत जटिल होंगे और आपके समक्ष आए भी होंगे। तो इन जटिल मामलों को देखते हुए कहीं कानूनी प्रक्रिया आपको अक्षम तो नजर नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी मुकदमा, कोई भी केस जटिल नहीं होता है। किसी प्रकार की कभी कोई समस्या नहीं आई। एक प्रोसीजर बना हुआ है, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मुकदमों में जजमेंट दिए जाते हैं। केस छोटा या बड़ा कोई नहीं होता है, हर केस का अपना महत्व होता है और हर केस में एक ही कानून लागू होता है। तो इसलिए किसी केस को जटिल कहना ये हमारे ख्याल में उचित नहीं है। जटिलता का मतलब यह होता है कि जिसमें कानून का ज़्यादा प्रयोग हो। कुछ केस होते हैं जो सीधे बहुत ज़्यादा जटिल अदालतों में अधिकारियों को नहीं दिखते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी मुकदमे को हम बहुत जटिल कह दें। कोई मुकदमा जटिल नहीं होता है, सब अकॉर्डिंग टू लॉ चलते हैं, सब में वही कानून चलता है, वही प्रोसीजर चलता है, वही एडवोकेट है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही सारी चीज़ें हैं। जैसा कि 3 दशक से अधिक का समय आपने न्यायिक प्रक्रिया में दिए हैं और आप सर्विस पर थे, तो मौजूदा न्यायिक प्रक्रिया जो इस समय चल रही है, इसमें किस तरह का सुधार समझते हैं? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1990 से वर्ष 2020 तक हमने न्यायिक सेवा में अपने दायित्व का निर्वहन किया है। हमारी न्यायिक सेवा विश्व की उच्चतम सेवाओं में से एक है। हमारी न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही सरल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जटिल नहीं है। कुछ जरूर उसमें सुधार की आवश्यकता हम लोगों ने न्यायिक सेवा के दौरान महसूस किया है और सरकारें प्रयास भी कर रही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, क्रिमिनल फील्ड में, क्रिमिनल जस्टिस में जिसको हम बोलते हैं, क्रिमिनल जस्टिस में पुलिस रेगुलेशन है, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, सीपीसी नहीं, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट का मेन रोल होता है, प्लस क्रिमिनल साइट के बहुत से एक्ट बने हुए हैं, सबका लगभग प्रोसीजर भी एक है। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार का जो मैंने मुख्य रूप से मैं चाहता था न्यायिक प्रक्रिया में सुधार, वो ये है कि पुलिस को जो लॉ एंड ऑर्डर दिया गया है, वही पुलिस प्रोसिक्यूशन का भी काम देखती है। अगर प्रोसिक्यूशन विंग अलग हो जाए, उसमें सिर्फ प्रोसिक्यूशन से संबंधित ही पुलिस अधिकारी नियुक्त हों, तो मुलजिमान को चार्जशीट के बाद जो ट्रायल होता है उसमें और बढ़िया प्रतिफल और रिजल्ट मिल सकता है। जैसा कि आप एक प्रतिष्ठित आदमी इंसान हैं, यहाँ के मानिंद आदमी हैं, आप यहाँ पे और पूरा जनपद में हर जगह आपके नाम की चर्चा भी रहती है और दबे आवाज़ में एक
बातें सामने आ रही हैं खुल के, जैसा कि हम लोग फील्ड में रहते हैं तो ये बात सुनने में आती है कि राजनीतिक अखाड़ा तैयार हो चुका है, ये शिवमणि शुक्ल जी अपना लंगोटा कब बांधेंगे? देखिए, ऐसा है, अगर हमको समाज से प्यार मिल रहा है तो समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ। यह समाज में रहने वाले लोगों के बड़प्पन है कि मुझे इस लायक समझते हैं। और मैं तो एक साधारण परिवार से पैदा हुआ, साधारण सी नौकरी किया, साधारण सा जीवन जिया, सेवा मुक्त होकर के इस समय जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन राजनीति में आने के लिए जो है, यह जरूरी नहीं है कि हमको कुछ प्रयास करना पड़े। राजनीति में रहने का मतलब यह नहीं है कि आने का मतलब यह नहीं कि हम एमपी एमएलए का चुनाव लड़ें। हमको एक सामाजिक जीवन जीने की इच्छा है मुझे। हम अपने इस सामाजिक ग्रामीण परिवेश को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मैं इसके बीच में रहूँगा। समाज की सेवा तो आप राजनीति में उतर के भी कर सकते हैं। तो मैं तो सेवा का मतलब क्या है मेरा? सेवा का मतलब आप लोगों के बीच में रहेंगे, यही सेवा है। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपका कोई दुख दर्द होगा, उसमें हम अपनी सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं, तो कुछ सहयोग दे सकते हैं, यही सेवा है। सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम कोई सेवा करने के लिए कोई स्पेशल तौर तरीका है। किसी के दुख दर्द में शामिल होना, उसका सहयोग करना, यही सेवा है। और सेवा करने के लिए हम तो सेवक सब दिन से रहे हैं। मेरा तो नेचर में है सेवा, मैं तो सेवक ही रहा हूँ, तो मेरे नेचर में सेवा है। और जहाँ तक राजनीति में उतरने की बात कर रहे हैं, राजनीति तो जो राजनेता नहीं है वो भी राजनीति करता है। हर आदमी अपने मन में विचारधारा रखता है। तो वैचारिक रूप से अगर कोई समझ ले कि मैं राजनीति में उतरने वाला हूँ तो सोचते रहिए, अच्छी बात है। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा संदेश यही है कि हमारा देश सशक्त हो, समृद्ध हो, और जो एक नागरिक के कर्तव्य हैं हमारे संविधान में भी दिया गया है। अधिकारों की जहाँ तक बात की गई है, उसके साथ के कर्तव्य हैं हमारे संविधान में भी दिया गया है। अधिकारों की जहाँ तक बात की गई है, उसके साथ साथ कर्तव्यों की बात की गई है। तो मैं अपने समाज में रहने वाले हर आदमी से अनुरोध करूँगा कि अधिकारों की बात आप अवश्य करिए, लेकिन संविधान में देश के प्रति जो कर्तव्य दिए गए हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। जब कर्तव्य पालन करेंगे आप, तो आपके बहुत से अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। और दूसरी बात, जो समाज के नाम संदेश देने के लिए, समाज में हमारे जो सनातन समाज है यह अपने में ही बहुत शिक्षित है। जो सनातनी है वो खुद में शिक्षित है। जो हिंदुस्तान में रहता है वो बहुत शिक्षित है। शिक्षित होने का मतलब कोई बड़ी शिक्षा हासिल करना नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि आपके अंदर नैतिक शिक्षा कितनी है, और वो नैतिक शिक्षा हमें अपने हमारे संस्कृति से मिलती है, हमारे जो संस्कार हैं उससे मिलती है। तो संस्कार अच्छे हैं अगर हमारे समाज के लोगों के, तो उनके उसी के आधार पर चलना है। सब अपने संस्कारों का अनुपालन करें अपने, और जहाँ तक संभव हो आप परिवार और समाज देखते हुए राष्ट्र हित की बात पहले सोचिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, ये थे शिवमणि शुक्ल जी, और बने रहिए DNI टुडे के साथ। फिर होगी अगली मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।